अंजलि अपनी सास कोकिला के साथ रहती है। अंजलि का पति गौतम अमेरिका में नौकरी करता है, लेकिन उसकी माँ और बीवी भारत में ही रहते हैं। कोकिला किसी हिटलर से कम नहीं होती। वो अपनी बहू का दिन रात खून चूसती रहती। अरे अंजलि बहू, तू अभी तक यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है? चल उठ, तुझे 2 मिनट भी आराम नहीं करना है। दुनिया भर के काम पड़े हैं और तू यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही है। अरे यार, सोने दो ना माँ जी। क्यों मेरी नींद की दुश्मन बन रही हो? मुझे यहाँ सोए अभी तो बस 5 मिनट ही हुए हैं। थक गई हूँ मैं माँ जी। अच्छा महारानी, रुक जा, अब मैं तेरी थकावट ही दूर करती हूँ। फिर कोकिला बाथरूम में जाकर एक पानी से भरी बाल्टी में ढेर सारे बर्फ के टुकड़े मिलाती है और वो बर्फीला ठंडा पानी वो अंजलि के ऊपर डाल देती है, जिससे अंजलि ठंड से कांपने लगती है। हाँ, माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझ पर ये ठंडा पानी क्यों डाला? क्योंकि तू नींद में घोड़े बेचने में इतनी मगन हो गई थी कि तुझे कामकाज की कोई चिंता ही नहीं रही। माँ जी, 5 मिनट हुए थे बस मुझे आराम करके, लेकिन आपसे मेरा 5 मिनट आराम करना भी हजम नहीं होता। कितनी पापी हो आप! छी, आप तो इस धरती पर बोझ हो माँ जी। अरे ओ राखी सावंत की फर्स्ट कॉपी, अपनी बकवास बंद कर, वरना यहीं पर उल्टा टांग कर पिटाई करूंगी तेरी मैं। चल अब काम कर, आई बड़ी। शादी के लिए रिश्ता तय करने आए थे, तब आपने मुझसे कहा था कि आप और मैं, हम दोनों भी गौतम के साथ अमेरिका जाएंगे। इनफैक्ट गौतम ने तो हम दोनों की भी टिकट्स बुक कर दी थी, लेकिन आपने तो मुझे यहीं पर रोक लिया और कहा कि थोड़े दिनों बाद जाएंगे, लेकिन वो दिन अब तक नहीं आया। क्यों रे, तुझे क्या इतनी पड़ी है अमेरिका जाने की? अमेरिका में क्या कोई बेशकीमती खजाना रखा है क्या, उल्टी खोपड़ी वाली चुड़ैल? हाँ तो है मेरा बेशकीमती खजाना, मेरा गौतम, मेरा पति। वो किसी खजाने से कम थोड़ी है। चल चल, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। पहले तू घर के सारे काम निपटा ले, फिर देखना अमेरिका जाने के सपने। कोकिला हर बार बेचारी अंजलि के अरमानों पर पानी डालती रहती और जब भी वो अमेरिका जाने की बात करती, तभी कोकिला बात को टाल देती। एक दिन अंजलि गौतम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। गौतम, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ इंडिया में ही कैद कर रखा है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का कितना मन करता है, लेकिन मुझे किसी जेल की कैदी की तरह यहाँ रहना पड़ रहा है। अंजलि, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी आ बुला सकता हूँ, लेकिन माँ के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम अपनी माँ से बात करके तो देखो गौतम, प्लीज़। यहाँ 1 मिनट काटना भी मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ठीक है अंजलि, तुम्हारे लिए मैं माँ से बात करके देखता हूँ। गौतम अपनी माँ से अंजलि को अमेरिका भेजने की बात करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत फ़ोन कॉल कट कर देती है। माँ जी, आप इतनी बुरी हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कितनी कठोर दिल हो आप। बस मुझे अपनी गुलामी करने के लिए बहू बना के लाया है आपने। ओ चांडाल कलमुही करमजली, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर। हाँ, मैं जानबूझकर तुझे अमेरिका नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरे बेटे गौतम के। गौतम दिन रात बस काम में ही बिजी रहता है। मेरे गिने चुने रिश्तेदार, मेरी सहेलियाँ और पहचान वाले लोग सब यहीं पर है, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? अरे आपको नहीं जाना तो आप मत आइए ना, मुझे तो जाने दीजिए। आपको आपके बुरे कर्मों की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी माँ जी। आपने मेरी भावनाओं को चकनाचूर करके रख दिया है। कौन सी सास ऐसा करती है भला? बताइए मुझे।
अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। कोकिला की अनुमति के अलावा अंजलि अमेरिका में अकेले भी नहीं जा पा रही थी। अंजलि को रोज अपने कमरे में गौतम की कमी महसूस होने लगती है। एक दिन अंजलि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है। डॉक्टर घर पर आकर उसे 24 घंटे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अंजलि चलने बोलने की हालत में भी नहीं होती। कोकिला जी, आपकी बहू बहुत कमज़ोर हो गई है। उसे बहुत आराम की ज़रूरत है। अगर वो आराम नहीं करेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। अरे ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है उसे डॉक्टर बाबू? क्या तुम भी? हिल डुल तो सकती है ना वो? नहीं, उनकी बॉडी पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुकी है और अब उनमें ज़रा भी ताकत नहीं बची। शायद से ये सब ज़्यादा काम और साथ ही मेंटल स्ट्रेस के कारण हुआ है। उन्हें अपनेपन की सख्त ज़रूरत है। उन्हें प्यार की ज़रूरत है। कोकिला अब अकेले ही सारा काम करने लगती है और छत पर कपड़े सुखाते सुखाते उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वह छत की चोटी से लटक जाती है। बचाओ, बचाओ! अंजलि अपनी सास की चीख सुनकर बेहोशी और तेज बुखार के हालत में भी दौड़ी दौड़ी छत पर आती है और वो अपनी पूरी बची कुची ताकत लगाकर सास को छत पर वापस खींच लेती है। लेकिन सास को छत पर खींचने के बाद अब अंजलि की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और इस वजह से वो वापस बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में अंजलि को सलाइन लगाया जाता है। जीवन में पहली बार कोकिला अपनी बहू के लिए भावुक होती है। डॉक्टर बाबू, मेरी बहू वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? कोकिला जी, मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब अंडर सेवर मेडिकेशन रखा गया है। अब तक वो होश में नहीं आई है। कोकिला अंजलि के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है और 24 घंटों के बाद अंजलि फिर से होश में आ जाती है और कुछ दिनों के बाद पूरी तरह ठीक होने पर कोकिला अंजलि के पास एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आती है। अंजलि बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया, तुझसे कितना काम करवाया, तुझे तेरे प्यार, तेरे पति से ही दूर रखा, लेकिन तूने शुरुआत से लेकर अंत तक अपना बहु धर्म निभाया। बेहोशी और बुखार के तपने के बावजूद भी तू मुझे बचाने आई। मुझे माफ़ कर दे बहू। तेरी इस हालत की दोषी मैं ही हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए प्लीज़। अंजलि, मेरी सारी गलतियों का पश्चाताप करने की बारी आ गई है। आज के बाद ये कोकिला मोदी अपनी बहू को ज़रा भी तकलीफ नहीं देगी। ये ले, ये तेरा तोहफा है। अरे, इसमें क्या है माँ जी? फिर अंजलि उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है। तभी उसमें अमेरिका की 2 फ्लाइट टिकट्स होती है। उन टिकट्स को देख अंजलि बहुत खुश हो जाती है। अमेरिका की टिकट्स? इसका मतलब हम अमेरिका जा रहे हैं? हाँ बहू, आज से मैं तुझे सारे बंधनों से आज़ाद करती हूँ और अब तेरे उड़ने की बारी आ गई है। हम जा रहे हैं अमेरिका। ये और इस तरह अंत में कोकिला और अंजलि दोनों एरोप्लेन में सवार होकर अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर वो तीनों एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हैं। मधु अपने बेटे ऋषभ और पति तेजेंद्र के साथ रहा करती थी। ऋषभ की हाल ही में नायरा नाम की एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हुई थी। नायरा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेती थी और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। नायरा बाकी बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सास से काम करवाए और खुद ऐशो आराम में रहे। वो अपनी सास की खूब मदद करती थी। नई नई शादी होने की वजह से ऋषभ और नायरा हनीमून मनाकर घर आते हैं। अरे बेटी, कैसा रहा तेरा हनीमून? बहुत ही मस्त था माँ जी। मैं तो कहती हूँ कि आप और पापा भी उस जगह जाकर आओ। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओफो माँ जी, आप भी ना
छोड़िए ये सब, दीजिए, मैं कर देती हूँ ये। आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। आज से एक नया सीरियल लगने वाला है। आपको उसका प्रोमो पसंद आया था ना? जाइए, जाकर देखिए उसे। अरे बहू, तू कितना काम करेगी? तू तो दिन भर बच्चों की क्लासेस भी लेती है और घर के सारे काम भी तू ही करती है। तू भी तो थकती होगी ना? अरे नहीं माँ जी, वैसे भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस आराम से बैठकर ही लेने होते हैं। और रही बात घर में काम करने की, तो आप मेरी माँ हो। मेरे होते हुए आप मेरे ही सामने काम कैसे कर सकती है? लेकिन बहू, जलेबियाँ बनानी है, पुदीने की चटनी, और अभी तक तो रोटियाँ भी नहीं बनी। सब कैसे होगा? आपकी बहू रानी है ना, सब कुछ कर देगी। आप बस जाकर रिलैक्स करिए। अच्छा ठीक है बहू। फिर मधु टीवी देखने बैठी होती है कि तभी अचानक से उसे तेजेंद्र का फ़ोन आता है। जी ऋषभ के पापा, बोलिए। अरे मधु, वो मेरे कपड़ों की बैग पैक करो। 3 दिन के कपड़े देना। मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने जा रहा हूँ, ठीक है? आज रात को ही निकलना है। ऐसे अचानक? आज सुबह तक तो आपका कोई भी प्लान नहीं था। अरे सब दोस्त आज मिलकर बैठे थे, तो अचानक से ही प्लान बना, और एक दोस्त ने जल्दी जल्दी में टिकट्स बनवा कर भी दे दी। ठीक है जी, मैं अभी पैकिंग करना शुरू करती हूँ। इतना बोलकर मधु फ़ोन कॉल कट कर देती है। मधु के पास भले ही स्मार्टफोन था, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे सिर्फ फ़ोन उठाना ही आता था। किसी को फ़ोन करने के लिए उसे नायरा की मदद लेनी पड़ती थी। फिर वो तुरंत कमरे में जाकर तेजेंद्र की पैकिंग करने लगती है। तभी नायरा वहाँ पर एक बाउल में जलेबियाँ लेकर आती है। माँ जी, ये देखिए, जलेबियाँ तैयार है, इन्हें चक्कर देखिए। अरे ये क्या? आप कहाँ जा रही है अचानक से? कोई चल बसा है क्या गांव में? अरे पगली, शुभ शुभ बोल। अरे मैं ये अपने नहीं, तेरे पापा जी की पैकिंग कर रही हूँ। पापा जी की पैकिंग? लेकिन पापा जी की सवारी कहाँ निकली ऐसे यूँ अचानक से? उनका अपने दोस्तों के साथ अचानक से शिमला जाने का प्लान बना है, तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। अच्छा बाय द वे, पापा जी और आप कहाँ कहाँ घूमे हो माँ जी? इतने साल हो गए हैं, ऐसे में तो आप दोनों बहुत सी जगहों पर घूमे होंगे, क्यों, है ना? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। ऋषभ के पापा और मैं कभी एक साथ किसी मंदिर तक भी नहीं गए हैं। तेरी स्वर्गवासी सास, यानी तुम्हारी दादी सास, उन्होंने मुझे हमेशा घर में ही बंद रखा, और इन्होंने भी कभी सामने से मुझे कहीं चलने के बारे में नहीं कहा। ये बस अकेले ही जाते हैं, मुझे कहीं नहीं लेके जाते साथ में। क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ ना, तो इसीलिए इन्हें बहुत शर्म आती है मुझे कहीं भी लेके जाने में। अपनी सास की बातें सुनकर नायरा को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। ये क्या बात हुई भला? ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, पापा जी को आने दो आज तो मैं उनकी क्लास लेकर रहूँगी। अरे आप दोनों तो कभी हनीमून पर भी नहीं गए, ये कितनी बड़ी शॉकिंग बात है। कोई फ़ायदा नहीं बहू ये सब करके, तू चाहे कितने भी जतन क्यों ना कर ले, वो नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही है। जाने दे, क्यों ऐसी कड़वी बातों के बारे में सोचकर अपने मन में कड़वाहट घोले हम। वैसे भी इतने सालों के बाद अब मुझे भी कहीं जाने की इच्छा नहीं रही, अब तो आदत सी हो गई है। तू जाने दे ये सब बातें। ला देखूँ तो तेरी जलेबियाँ कितनी लज्जतदार बनी है। ओह यस यस माँ जी, प्लीज़ हैव इट। वाह, मज़ा ही आ गया, एकदम सरस बनी है ये जलेबियाँ तो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू, जो भी बनाती है बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर मधु अपने बैग पैकिंग में लग जाती है और नायरा वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है।
लेकिन उसे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ माँ जी, आपकी इस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अब से ये बहू प्रण लेती है कि ये अपनी सास का हनीमून करवा कर ही रहेगी। मेरा मिशन सास का हनीमून शुरू होता है अब। नायरा ठान लेती है कि चाहे जो भी हो, वो अपने सास ससुर को हनीमून पे भेज कर ही रहेगी। फिर रात में जब तेजेंद्र बैग लेकर शिमला जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी नायरा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है और उनके सामने एक पेन और पेपर लेकर खड़ी हो जाती है। अरे नायरा बहू, ये क्या बचपना है तुम्हारा? मुझे जाना है, लेट हो रहा है। टैक्सी आ गई है गेट पे। सभी दोस्त मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। हटो यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं आपको इस लक्ष्मण रेखा को तभी पार करने दूंगी जब आप इस कागज़ पर ये लिख दो कि आप शिमला से आने के बाद माँ जी को भी कहीं घुमाने ले जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप दोनों हनीमून पर जाओगे। नायरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ऋषभ, तुम बीच में अपनी चोंच मत अड़ाओ। ये मेरे और पापा जी की बीच की बात है। बहू, तो क्यों खामखा बात को बढ़ा रही है? जाने देना। नहीं माँ जी, आप हमेशा चुप रह सकती है, लेकिन मैं नहीं। अरे, ये अकेले घूमते रहेंगे और आप बस इस घर के पिंजरे में कैद रहेगी? ये नहीं चलेगा। पापा जी, अगर आप माँ जी को हनीमून पर नहीं ले जाएंगे तो मैं भी ऋषभ के साथ आज के बाद कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। अरे यार नायरा, अब माँ और पापा के बीच में तुम हमारे घूमने पर क्यों ग्रहण लगा रही हो? चुप रहो तुम भी अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमते रहो। कभी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। कभी अपने पापा जी को ये समझाने के लिए तुम्हारी जुबान भी नहीं खुली कि पापा माँ को हनीमून पर ले जाइए। जब कुछ बोलने की बारी आती है तब तो तुम्हारी जुबान पर लॉक लग जाता है। अब रहो ऐसे ही। सबकी बातें सुनकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। बस, बहुत हुआ तुम लोगों का। चिक 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 चिक। मैं मधु को कहीं भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मधु कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। तेजेंद्र गुस्से से नायरा के हाथ का कागज़ छीनकर उसे फाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वही नायरा और ऋषभ हैरान हो जाते हैं और मधु की आंखें भर आती हैं। क्या तेजेंद्र की सोच बदल पाएगी नायरा? क्या नायरा कामयाब हो जाएगी उन दोनों को हनीमून पे भेजने के लिए? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।